क्लास 10th वालों एपी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। और आपको पता है कि गगन सर से बढ़िया कलेक्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की आपको पूरे यूट्यूब पे गूगल पे कहीं नहीं मिलने वाली है। इस चैप्टर में काफी अच्छी अच्छी प्रूफ प्रॉब्लम्स भी बनती हैं जो कि आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे, तो वो प्रूफ प्रॉब्लम्स भी आपको करवाने वाला हूं। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, इन प्रूफ प्रॉब्लम्स के रिजल्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बनाए जा रहे हैं, तो उनका भी नमूना आपको देखने को मिलेगा। कुछ नई प्रॉब्लम्स भी लेकर आया हूं जो आपकी एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेगी, आपके विजुअलाइजेशन बिल्ड करेगी। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगी दोस्तों। एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ऐसी ही वीडियो मैंने पहले के 4 चैप्टर्स की भी डाली हुई है, वो भी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए नाम रट लो मेरा, गगन सर, ठीक है। मेरे से बेटर कॉम्पिटेंसी की तैयारी तुमको कोई नहीं करवाएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, आपको एपी की रियल एप्लीकेशन फील होगी इस सवाल के अंदर, ठीक है। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 दोस्तों। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x, इस x घर से पहले वाले घर, इन सब का अगर आप सम करते हो, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। इस हिंट को भूल जाओ, हिंट से प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को करेंगे विजुअलाइज, कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है, तात्पर्य क्या है भाई साहब। तो देखो यार, हाउसेस को छोड़ दो, अगर मैं आपके सामने 1 से लेके 49 तक नेचुरल नंबर्स लिस्ट कर दूं और आपको बोलूं कि यार बीच में ना एक x नेचुरल नंबर आएगा, कोई सा रैंडम नेचुरल नंबर आएगा, इसके पहले के नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करते हो और इसके बाद के नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करते हो अप टू 49, ठीक है, 49 इज द लास्ट आपका स्टेप, तो ये दोनों चीजें ना बराबर होगी। तो इसके लिए आपको ये x फिगर आउट करना है। प्रॉब्लम समझ आई, विजुअलाइजेशन हो गई। हाउसेस के नंबर्स को ऐड करने से ज्यादा बेटर है हम नेचुरल नंबर्स के पर्सपेक्टिव से सोच लें। तो हमारी प्रॉब्लम ये कह रही है, अब देखो इससे पहले x को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें x विल नॉट बी इंक्लूडेड पहली वाली चीज में। तो x से पहले कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, x माइनस 1 ही तो आएगा ना। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, ऐसा एक एक का इंक्रीमेंट ही तो होता रहता है। तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का मेरे को सम करना है, यानी कि सम अप टू x माइनस 1 टर्म्स, दिस शुड बी इक्वल टू। अब देखो ये वाली चीज कैसे निकालोगे, ये वाली चीज कैसे निकालोगे, यही आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक कर रहा है। अगर मैं तुमको बोलता हूं दोस्तों, तुम पहले ना अप टू 49 तक का सम निकाल लो, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू 49 का सम निकाल लो, यानी कि S49 निकाल लो। और तुमको तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, जो कि हो जाता है n टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 49 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 49 टाइम्स 25। आप लोगों को डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं रखना है, आप लोगों को सम वाला फॉर्मूला लगा के यहां तक पहुंचना है। प्लीज बी केयरफुल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मैं अप टू 49 का सम निकाल के और फिर उसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दूं अप टू x, क्योंकि अब मेरे को x + 1 से लेके 49 का सम निकालना है, ये सेकेंड वाली चीज में। तो अगर मैं पूरे 49 का सम निकाल के x तक का सम इसमें से माइनस कर दूं तो बचेगा तो यही ना, हो गया विजुअलाइज। यानी कि दिस नीड्स टू बी इक्वेटेड टू सम ऑफ द फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स should be equated to sum of 49 terms minus sum up to first x terms। अब भाई वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, मैं इक्वेशन बना देता हूं, उसके बाद सॉल्व तुम कर देना, आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस 1/2 ट्वाइस ऑफ a, यानी कि 2 टाइम्स 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, तो x माइनस 1 माइनस 1 वुड बी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 टाइम्स 1 x माइनस 2 ही रहेगा। सम अप टू 49 टर्म्स इज 49 टाइम्स 25, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लीज एक ब्रैकेट डाल देना, माइनस प्लस की कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। x/2 2a, यानी कि 2 प्लस x माइनस 1 टाइम्स 1 बिकॉज d इज 1। बस अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, इतना आप कर सकते हो। इसके आगे अब अपन लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो मैं आपके भरोसे छोड़ दूं। चलो भाई,
इस वाले सवाल को देखो, अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ एपी। आराम से परसीव करेंगे सवाल को, फिर देखेंगे कि यार इसमें एपी के कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज हो रहे हैं। 25 ट्रीज हैं at equal distances of 5 meter in a line with a well. Well मतलब कुआं, ठीक है। The distance of the well from the nearest tree being 10 meter. तो भाई देखो ऐसे ना पेड़ है, मैं पेड़ों को ना सिंपल सा ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला पेड़ है, ये मेरा दूसरा पेड़ है, ये मेरा तीसरा पेड़ है, ये मेरा चौथा पेड़ है, एंड सो ऑन। इन पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो है 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर। और पहले पेड़ से जो कुआं है उसकी दूरी क्या है दोस्तों? जहां से गार्डनर ऑब्वियसली पानी भर के इन पेड़ों को देगा, ये डिस्टेंस है 10 मीटर। अब क्या कह रहा है सवाल, आराम से सुनना। अ गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल and he returns to the well after watering each tree to get water for the next। तो मतलब बाल्टी है मान लो उसके पास, लेकिन एक बारी वो बाल्टी भरेगा ना तो एक ही ट्री को पानी दे सकता है। तो उसने यहां से चालू करा, पानी भरा, इसको पानी दिया, वापसी गया वेल पे, पानी भरा, दूसरे ट्री पर आया, इसको पानी डाला, फिर से वापसी आया, पानी भरा, फिर तीसरे ट्री के पास आया, पानी दिया और फिर से वापसी दिया। ये करते करते आप लोगों को बताना है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा और सबको पानी दे दे, ठीक है। लास्ट ट्री यानी कि 25th ट्री तक जाके वो पानी दे आए, इतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो चलो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। यहां पहले ट्री को यहां से और वेल से चालू कर रहा है वो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर पहले ट्री के लिए वो ट्री से ही चालू कर रहा है, फिर यहां गया और यहां आया, ऐसे कर रहा है, या फिर वेल से चालू कर रहा है, पानी भरा, यहां आया और ऐसे। तो वो वेल से ही शुरू कर रहा है, ठीक है। यहां से शुरू कर रहा है, पानी लेके यहां जाएगा, पानी देगा, फिर दोबारा से वेल के पास जाएगा खाली बाल्टी लेके। तो पहले ट्री को पानी देने के लिए उसने 10 मीटर जाने का, 10 मीटर आने का, 20 मीटर कवर करा होगा। फिर पानी भरा होगा, दूसरे ट्री के पास गया होगा 15 मीटर चल के, फिर वापसी 15 मीटर चल के आया होगा दोबारा से पानी भरने के लिए। 15 + 15 30। फिर तीसरी ट्री के लिए उसने क्या किया होगा भाई, 10 + 5 + 5 20 जाने में लगा होगा, 20 आने में लगा होगा। तो आपको क्या एपी दिख रही है? ये आपको इन्हीं का ही सम करना है अप टू 25th टर्म से, यानी कि S25 निकालना है। S25 निकालोगे तो क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स A that means 40 plus 25 minus 1 that is 24 times this 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर एक वो एक्स्ट्रा सवाल भी पूछ सकता है कि लास्ट ट्री के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा, ठीक है। तो पहले ट्री के लिए 20 कर रहा है, दूसरे ट्री के लिए 30 कर रहा है। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, एपी इज ऑल अबाउट पैटर्न, फॉर्मूलाज लगाने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। दिस इज 10 times 2, दिस इज 10 times 3। तो फर्स्ट टर्म के लिए तुमको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सेकंड टर्म के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 25वें ट्री के डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंसेस हैं, 25वें ट्री के डिस्टेंस के लिए तुमको 10 को 25 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही पैटर्न कह रहा है। तो लास्ट वाले ट्री के लिए 130 जाएगा और 130 आएगा, ठीक है। यहां से सवाल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल में बना सकता हूं, तो आप लोगों को बस ये सब चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए। एक और प्रूफ प्रॉब्लम है। प्रूफ प्रॉब्लम से पहले थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करता रहूंगा, एमसीक्यूज, प्रूफ प्रॉब्लम्स, कुछ नए क्वेश्चंस, तो मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ भाई। जैसे ये वाला सवाल है, अब देखो अगर तुमने मेरा वन शॉट नहीं देखा है ना, तो ये सब पैटर्न तुमको एकदम से ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वन शॉट देखना बहुत जरूरी है, चाहे तुम किसी के बैच से पढ़ रहे हो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो 9 से। मेरे वन शॉट्स में तुमको बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी लेवल वन शॉट्स नहीं कवर करवाता हूं मैं, ऑब्जर्वेशंस पे काम करता हूं, मैं पैटर्न पे काम करता हूं, मैं आपकी कैलकुलेशन पे काम करता हूं। तो आप लोग अगर वन शॉट देखोगे तो जो अब मैं आपको बताने वाला हूं ना नए क्वेश्चंस में अप्रोच, आपको बहुत आसानी से वो सारी की सारी अप्रोचेस चमकेंगी। और ऐसे सवाल मैंने अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पीडीएफ में भी डाले हैं, हाईली डिमांडेड पीडीएफ है भाई वो,
ठीक है, बहुत मेहनत लगी है बनाने में, एक एक सवाल हर चैप्टर का गोल्ड सवाल आपको मिलेगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का। आप वहां से अपनी चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा कर सकते हैं और अपनी कॉम्पिटेंसी और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। एक एपी है, 1 7 13 415 तक जारी है बातचीत। द सम ऑफ द मिडल टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है, और ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो मैंने आपको एपी की एक बहुत खास बात बताई है। एपी में ये हमेशा ट्रू होता है कि जो फर्स्ट प्लस लास्ट होगा वो सेकंड प्लस सेकंड लास्ट के बराबर होगा, यही थर्ड प्लस थर्ड लास्ट के बराबर होगा। अब यहां पे देखो उसने बोला है कि सम ऑफ द मिडल टर्म्स। अब एग्जांपल के तौर पे, मतलब ये इतना कॉन्सेप्ट है ईपी का जो आपको कहता है कि अगर आप स्टार्टिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स लेते हो और उनका सम करते हो ना तो हमेशा आपको सेम मिलेगा। जैसे पहला बंदा और लास्ट से पहला बंदा, स्टार्टिंग से दूसरा बंदा और लास्ट से दूसरा बंदा, स्टार्टिंग से तीसरा बंदा लास्ट से तीसरा बंदा। किसी भी ईपी का एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं। सर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, अभी समझ आएगा। पहला प्लस लास्ट 7 7 7, तो जब आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो बीच की जो दो मिडिल टर्म्स हैं वही ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स के सम के बराबर हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना तो बीच वाले का ना जोड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अभी भी ये चीज तो वैलिड होगी, जहां तक आप लोग जोड़े बना पा रहे हो ये चीज वैलिड होगी, लेकिन जो बीच में बच जाएगी ना वो इस सम के आधे के बराबर होगी। जैसे देखो 1 + 7 8, 8 बटा 2 4, या फिर बीच वाले को डबल करोगे तो ये सम मिल जाएगा। ठीक है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती है। एक प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट मींस इवन है नंबर या फिर ऑड है नंबर। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, फॉर 15 तक, तो 415 कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब n निकालना है। तो 415 इक्वल्स टू a प्लस n-1 टाइम्स 6, तो 414 बटे 6, तो 6 6 36, 5 4 9, 69 और फिर +1, तो n इक्वल्स आ रहा है 70, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब आप लोगों की जो मिडिल टर्म्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, यस दिस इज करेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट टर्म नहीं, ये इक्विडिस्टेंट नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड एंड लास्ट टर्म नहीं। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के दो ऑप्शंस डाले हैं जो कि सही हैं। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि सेकंड एंड सेकंड लास्ट इक्विडिस्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे 1 और 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट भी आपको विजुअलाइज होना चाहिए। एपी में ना बहुत पैटर्न छुपे हुए हैं और एवरेज का पैटर्न, मीन का पैटर्न भी आप लोगों को यहाँ पे विजुअलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अच्छा, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। भाई एक और खूबसूरत सवाल करवाता हूँ। ये सवाल आप जिस मर्जी को दे देना, ठीक है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल को आप बड़े प्यार से खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं अप्रोच सिखाऊंगा ना वैसी अप्रोच आपको इस पर्टिकुलर सवाल की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी अप्रोच से इस सवाल को आप 30 से 40 सेकंड के अंदर छोड़ सकते हो, और यही एमसीक्यूज की ट्रिक्स ना मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। बस एक नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली और लास्ट टर्म ना किसी एपी की आपको ए एन एल बोली गई है रिस्पेक्टिवली। S is the sum of all the terms of the AP and the common difference is this. D को ऐसे लिखा जा सकता है A, L और K की टर्म्स में। तो आपको पूछा गया है कि भाई K की वैल्यू क्या होगी, और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है। अब आप इसको एकदम कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एमसीक्यूज में ना मेरे पास फायदा होता है। देखो यहाँ पर ये जो चीज दी गई है, यहाँ पर बोला गया ना किसी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म ए और एल है अगर,
और s जो है सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी है। तो यहाँ पर कोई भी एपी को कंफाइन किया गया है क्या, कोई स्पेसिफिक एपी आपको बताई गई है क्या? यानी कि ये चीज ना एक जनरल चीज है, मतलब मैं अपनी मर्जी से ना थोड़ी सी छूट ले सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज ले सकता हूं और यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक एपी सोच लेता हूं। अब ये एपी आप अपने मन से कुछ भी सोच सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया और आपको सम ऑफ ऑल द टर्म्स करना है, तो टर्म्स मत बढ़ाना। जैसे मान लो मैंने 3 टर्म्स की एपी ले ली, 1 2 और 3, ठीक है। मेरे को फटाफट से बताओ कि इसके अकॉर्डिंग ए क्या हो जाएगा 1, एल क्या हो जाएगा 3, एस क्या हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म 6, ठीक है। चल कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फटाफट से। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मींस 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय के अपने को नहीं पता है, माइनस एल प्लस ए दैट मींस 4। तो अब एक सिंपल सी बात बता दो, और यहां पर s की वैल्यू है 6, तो k को s से ही रिलेट करना है, तो k और s को बाद में रिलेट कर दूंगा। सबसे पहले एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? यहाँ पर 1 के बराबर है। तो यहां पर 8/8 होना चाहिए, तो k माइनस 4 अगर 8 है तो k की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। अब फटाफट से रिलेट मारो s और k को, तो आप बोल सकते हो क्या कि k आपका 2s के बराबर है, यही आपका आंसर है। इस मेथड को बोलते हैं किसी जनरल स्टेटमेंट को जो आपको दी गई है, आपने उसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दिया। क्योंकि जो जनरल चीज यूनिवर्स के लिए ट्रू है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए भी तो ट्रू होगी। तो मैंने स्पेसिफिक केस बना के फटाफट से ऑप्शन वेरिफिकेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। आप बोलोगे सर 1 2 3 क्यों लिया, आपने 3 टर्म्स क्यों ली, 4 टर्म्स क्यों नहीं ली, 5 टर्म्स क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन इजी करनी है। और मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक और चीज करता हूं, एक और एपी लेता हूं आपके लिए, 3 5 7 9, ठीक है। 4 टर्म्स ले ली मैंने, ए क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा इन टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 9 3 12 12 2 24, और d क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। चलो तो 2 विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 81 माइनस 9 है ना, 81 माइनस 9 इज 72 डिवाइडेड बाय k माइनस एल प्लस ए दैट मींस 12। तो अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरे को ये चाहिए 2 के बराबर, तो 72 डिवाइडेड बाय 36 होना चाहिए ना। तो k माइनस 12 अगर 36 है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 48 होनी चाहिए पूर्ण वैल्यू। सम मेरा 24 है, k की वैल्यू 48 है, तो क्या आप बोल सकते हो k इक्वल्स 2s है? आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ये स्टेटमेंट ऐसी है, जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो हर एक स्पेसिफिक केस में भी आंसर आने वाला है। उसी चीज को, उसी फैक्ट को मैं यहाँ पे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। ऐसा सॉल्यूशन आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चलो 1 2 प्रूफ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, है ना। थोड़ी थोड़ी हैवी चीजें कर ली तो थोड़ी थोड़ी आसान चीजें भी कर लेते हैं। जैसे दिस इज वन ऑफ द प्रूफ प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ भी है, काफी बार रिपीट भी हुआ है। Pth, Qth and Rth terms of an AP, and again मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको सवाल को खुद से सॉल्व करना है, पहले पॉज करके फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। खुद से भी मेहनत करनी है, रट के नहीं जानी है चीजें। Pth, Qth and Rth terms of the AP are A, B and C respectively। देखो यार, अब यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फर्स्ट टर्म को स्मॉल a मानता हूँ ना, लेकिन यहाँ पे A, B, C दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस AP की फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लिखूंगा और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D लिखूंगा। और फिर मेरे को ना ये चीज प्रूफ करनी है कि इन सब का सम 0 के बराबर होगा। तो चलो जो बोला गया है वो लिख लेता हूं पहले। pth टर्म कैसे लिखी जा सकती है भाई, A कैपिटल A प्लस P माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D, और ये किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर है। इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। Similarly, qth term can be written like this, and rth term can be written like this। दोस्तों अब देखो,
जहां तक पहुंचना है उसको ऑब्जर्व करो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इनका प्रोडक्ट r के साथ, p के साथ, q के साथ बाद में सम हो रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो a माइनस बी मिलेगा, 2 माइनस 3 करोगे तो b माइनस सी मिलेगा, 3 माइनस 1 करोगे तो c माइनस ए मिलेगा। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिवली इनका डिफरेंस ले लो पेयर में। तो 1 माइनस अगर मैं 2 कर देता हूं तो मेरे को मिलने वाला है दोस्तों, देखो a से a कैंसिल होगा। अब दिमाग में ना थोड़ा सा सोचो मेरे साथ, एक दो स्टेप खाएंगे मिलके, और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे स्टेप लिखने हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, जो स्किल है ना, कि दिमाग में आप 3-4 स्टेप आगे सोच ले रहे हो, ये ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स जैसे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। कोई नया प्रॉब्लम आएगा ना जिसकी अप्रोच आपको नहीं पता है, तो आप सवाल को सॉल्व करने से पहले 2-3 डायरेक्शन में सोचते हो और फिर 3-4 स्टेप आगे तक सोचते हो, और फिर पता चलता है कि हाँ सर ये अप्रोच आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, ये PD माइनस डी है, ये QD माइनस डी है। जब इनका माइनस करोगे तो PD माइनस QD हो जाएगा। माइनस डी और माइनस डी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहा हूं कि PD माइनस QD, D को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे को ये मिलने वाला है। और यही पैटर्न अब आप सेकंड माइनस थर्ड में और थर्ड माइनस 1 में भी रिपीट कर दो। तो 2 माइनस 3 करूंगा अगर मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, Q माइनस R, ब्रैकेट के अंदर बाहर D, एंड दिस विल बी B माइनस C। और अगर मैं दोस्तों 3 माइनस 1 कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, तो सर R माइनस P, ब्रैकेट के अंदर D बाहर, दिस शुड बी इक्वल टू C माइनस A। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ये जो मिला है आपको इसको आप R से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो मिला है आपको इसको आप P से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो मिला है आपको इसको आप Q से मल्टीप्लाई करके कॉन्जिक्यूटिवली तीनों को ऐड कर दो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं ना, ये सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में वही आ जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम में कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अब एमसीक्यूज में भी डायरेक्टली पूछी जा रही है, तो मैं सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, फिर इसका रिजल्ट भी डायरेक्टली आप कैसे याद कर सकते हो वो भी बताऊंगा। रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n plus 1 is to 4n plus 27. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP है, ठीक है। तो मान लेते हैं यार कि AP1 जो है हमारी, उसका फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, और जो आपकी AP2 है दोस्तों, उसका फर्स्ट टर्म मैं ले लेता हूं कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं कैपिटल D, ठीक है। चलो अब सिचुएशन को लिखता हूं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो। तो चलो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो दोनों के लिए n टर्म्स ली जा रही हैं, तो अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP1 लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, n/2 ट्वाइस ऑफ स्मॉल a प्लस n माइनस 1 टाइम्स स्मॉल d। इसका रेशियो लेना है मेरे को किसके साथ, n/2 ट्वाइस ऑफ कैपिटल A प्लस n माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D। अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है जो तुमको समझनी है, जिससे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, यानी कि a प्लस m माइनस 1 स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस m माइनस 1 कैपिटल D। ये फॉर्मेट मेरे को चाहिए। आप ये ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पे 2a तो है, यहाँ पर 2 कैपिटल A है, लेकिन यहाँ पर A और A कैपिटल A के आगे कोफिशिएंट 1 है। तो एक काम करता हूं, यहाँ पर ना इस 2 को काटता नहीं हूं दोस्तों, ठीक है, इस 2 को ना काटता नहीं हूं मैं क्या करता हूं, इस 2 को ना अंदर ले जाता हूं ताकि ये 2 खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे को इस पैटर्न तक जाना है। सोचो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको करने के लिए। क्या सर ये 2 को मैं काट दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्या होगी, लेकिन फिर आपको बाद में इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 ऑलरेडी है डिवाइड करने के लिए, तो इसको काटो मत, इस 2 को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो क्या मैं सबसे पहले n से n को तो उड़ा दूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और फिर यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय
2 हो जाएगा a प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 b। आप बोलोगे सर अब यहाँ पर n-1/2 आ गया, कोई बात नहीं, मैं m-1 से n-1/2 को कंपेयर कर दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल A डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कैपिटल A प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल D। अब यही आपको दिया हुआ है रेशो, किसके बराबर दिया हुआ है, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको रेशो ऑफ mth टर्म चाहिए, यहाँ पर रेशो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे n-1/2 है, तो सर सिनारियो के हिसाब से ना मेरे को n-1/2 को किससे इक्वेट करना है सर, m-1 के बराबर डालना है, ठीक है, n-1/2 की जगह मेरे को m-1 दिखना चाहिए, ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ m, तो n-1 विल बी इक्वल टू 2m-2 और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2m-2 + 1 दैट इज -1। अब देखो इससे हुआ क्या, आप यहाँ पे n की जगह एक बारी मन में सब्स्टिट्यूट करो 2m-1, तो 2m-1 यानी कि 2m-2 डिवाइडेड बाय 2 m-1 बन जाएगा, m-1 बन जाएगा, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में n की जगह 2m-1 डालते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं n की जगह 2m-1, यही रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा स्पेसिफिक MCQs फॉर्मेट में, आपको n की जगह 2m-1 डालना होता है। n क्या है, जो आपकी फर्स्ट n टर्म्स का सम है, और m क्या है, जिन रेशो निकालना है, जो टर्म्स का आपको रेशो निकालना है, ठीक है। तो अगर मैंने n की जगह 2m-1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा बन जाएगा ये, जो मेरे को निकालना था, और राइट हैंड साइड में मेरे को रेशो मिल जाएगा, n की जगह डाल दो n 2m-1 सॉरी 7 2m-1 plus 1 divided by this would be equal to 4n, that means 4 2m-1 plus 27। तो आपका आंसर क्या आएगा, 14m -7 प्लस 1 यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 8m और -4 प्लस 27, -4 प्लस 27 मीन्स +23। दिस इज योर आंसर, m की टर्म्स में ही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप स्पेसिफिक भी ले सकते हो कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP इज दिस, तो आपको बताना है कि उसकी 12th टर्म्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। m की जगह फिर आप क्या डाल दोगे दोस्तों, 12 डाल दोगे, तो यहाँ पे 2 × 12 यानी कि 24 - 1 23, तो n की जगह आपको 23 डालने का है बस, ठीक है, n की जगह 23 डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा, सवाल समाप्त। तो ऐसे आप इसको, इस वाले पर्टिकुलर रिजल्ट को याद रखेंगे फॉर MCQs। एक और सवाल कराता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आराम से समझना। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, और ये आपका पूछा गया है, ऐसी प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से अच्छी बनती हैं। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to this। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स बताना है मेरे को, ठीक है, और फर्स्ट टर्म है A, सेकंड टर्म है B एंड लास्ट टर्म है C। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो जब सम का फॉर्मूला आता है तो ब्रैकेट के बाहर तो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। अब यहाँ पर मेरे को बोला गया है कि सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर A है, सेकंड टर्म अगर B है, तो B - A लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लास्ट टर्म C है, तो C विल बी इक्वल टू A प्लस n की लास्ट टर्म क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, n से पता चलेगा, -1 टाइम्स B - A, तो यहां से आ जाएगा C - A बटा B - A प्लस 1 इक्वल्स टू n। थोड़ा सा अगेन मैंने स्टेप खाया है, ये विजुअलाइज करना है, इससे आपकी स्किल डेवलप होगी, ठीक है। तो C - A प्लस B - A यानी कि C प्लस B -2A अपॉन B - A, यही आपका n है। तो सम कैसे लिख सकते हो भाई, B प्लस C -2A अपॉन B - A, ये आपका n है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 यहां लगा दूं, और अंदर क्या आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जो आपको दी हुई है A प्लस C, प्रूव हो गया, ठीक
ठीक है। तो सारा का सारा बस सवाल ना n का था कि आपको n जो है ना वो a b और c के टर्म्स में लिख के यहाँ पे पुट करना था अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, दैट इज इट। बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों में ना मैनिपुलेशन लगती है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। If the sum of first n terms of an AP is the same as the sum of its first n terms, show that sum of its first m plus n terms is 0। ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ऐसे सब सवालों को ना सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इनको एज अ रिजल्ट भी दिमाग में डालना है। अभी आपको बताऊंगा क्यों, इसका रीजन भी मिलेगा। Sum of the first n terms of any AP is equal to sum of the first n terms। सबसे पहला क्या यही आएगा कि सर पहली n terms और पहली n टर्म्स का सम बराबर है, तो ये कैसे हो सकता है सर? मस्ट बी m इक्वल्स टू n। तो नहीं बेटा, इस तरीके से सोचो कि आपकी एपी कुछ ऐसी है कि जिसमें आपने पहली 4 टर्म्स का सम किया और पहली 9 टर्म्स का सम किया। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सेम मिल रहा है। ये कब हो सकता है कि जो पहली 4 टर्म्स है ना और उसके बाद जो बाद की 5 टर्म्स है, ये मतलब ये एक्चुअली आपको सबका सब सम ना 0 ही मिल जाए। तो जितना सम यहां पर है वही तो यहां पर भी होगा। तो दिस इज एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है, चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस n टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो m टर्म्स के हिसाब से लिख देते हैं और n टर्म्स के हिसाब से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा m/2 2a। ठीक है, अपने मैं स्मॉल ए ले रहा हूं फर्स्ट टर्म को, d ले रहा हूं आपका कॉमन डिफरेंस को, प्लस m-1 टाइम्स d शुड बी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स b। ठीक है, काट दो। अब देखो यार, m प्लस n टर्म्स का सम मेरे को 0 प्रूफ करना है, तो कुछ ना ऐसे टाइप की चीज मेरे को चाहिए होगी। 2a प्लस m प्लस n-1 टाइम्स b और यहाँ पे m प्लस n बटा कुछ 2 होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। कुछ ऐसा फॉर्मेट बनना चाहिए। तो यानी कि m और n को कंबाइन तो करना ही है, आपको पता चल रहा है। तो एक काम करो, इसको भी ना उठा के लेफ्ट में ले आओ, यहीं पर ना मैनिपुलेशन काम आएगी। देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, सिंपलीफाई कर दो। तो इसको इससे खोल दो 2am और देखो m का मल्टीप्लिकेशन m-1 से करोगे तो तुमको m² माइनस m मिलेगा और ब्रैकेट में इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया तो -2an हो जाएगा। और देखो n² माइनस n बगल में d, जो यहाँ फॉर्मेट चल रहा है वही चलेगा, बस ये यहाँ आके माइनस में चला जाएगा। तो n² माइनस n और बगल में d शुड बी इक्वल टू 0। अब आराम से मेरी बात को समझो, 2am है और 2an माइनस में है। क्या अगर मैं 2a कॉमन ले लूं तो m माइनस n बचेगा। सिंप्लीफिकेशन भी ना एक स्किल है, सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पर m² माइनस m का d है और यहाँ पे n² माइनस n का d है माइनस के साथ। d तो दोनों के पास है ना, तो अगर मैं d को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से देखना, m² माइनस m माइनस n² प्लस n। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, और बगल में आ जाएगा d। ये माइनस का साइन मैंने खोल दिया। ठीक है, यहाँ चलो 2a m माइनस n, वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ, m² माइनस n² एंड माइनस m प्लस n है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर m माइनस n मिल जाएगा मेरे को। अब एक सिंपल सी बात बताओ, m माइनस n इस टर्म में भी है, m माइनस n इस टर्म में भी है। सर कैसे? अरे m प्लस n m माइनस m प्लस n m माइनस n ही तो है ना, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाओगे तो, और यहाँ पर भी m माइनस n है। तो अगर मैं हर एक जगह से m माइनस n कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा 2a। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, m प्लस n, और देखो यहां पे क्या बचेगा, -1, और ये चीज साथ ही थी ना d के साथ, तो इसका 0 होना जरूरी है। अब देखो यहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मैंने आपको बताया कि m इक्वल्स n वाला केस नहीं है। ठीक है, ये चीज ऑब्वियस सी बात है कि m इक्वल्स n के लिए तो ट्रू हो जाएगी, तो ये मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा।
तो मतलब ये चीज जब ट्रू होगी m प्लस n आएगा सब यहाँ पे, जब ये चीज आपको 0 मिलेगी। अब ये देखो ये क्या है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल 0। ये और कुछ नहीं है, जब आप सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स लिखते हो तो ये अंदर वाला ब्रैकेट ही है, जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने भी हैं और आपको रिजल्ट भी दिमाग में रखना है, बताता हूं क्यों। ये देखो, the sum of the first two terms of an arithmetic progression is same as the sum of first 7 terms of the same arithmetic progression. Can such an arithmetic progression exist? Yes. और प्रॉपर्टी भी पता है कि यहां पर होगा कि आप सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स विल बी इक्वल टू 0। तो अगर अब आपको कोई एग्जांपल लिखने को बोलते कि ऐसी ना एक एपी लिख के दिखा दो जहां पर आपको ये चीज सही मिल जाए, तो अब इसके हिसाब से सोचूंगा कि पहले 9 टर्म्स का सम मेरे को चाहिए 0। अब देखो, और अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को ना मिक्स करेंगे। पहली 9 टर्म्स का सम है मेरा 0, ठीक है। तो मतलब जो 9 टर्म्स का एवरेज है, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, इन सबको जितने भी मेरे मेंबर हैं उन सबसे डिवाइड करूंगा, तो एक्चुअली 0 जो होगा वो बीच में ही तो आना चाहिए। दोबारा से समझाता हूं, अगर आपका सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स आपको 0 चाहिए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स आपको 0 चाहिए, और ये एक एपी का प्रॉब्लम है। सोचो तो फर्स्ट, ठीक है, ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते 9th, इन सब का सम अगर आप कर रहे हो और आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी तो आपको 0 ही मिलेगा। और एक बात बताओ, इन 9 टर्म्स का जो एवरेज होगा वो कहां बैठा होगा? बीच में ही तो बैठा होगा, है ना। इन सब का जो एवरेज होगा, कॉन्सेप्ट तो ये ना, बीच में तो बैठा होगा। तो बस एक ऐसा एपी सोचो जहां पर बीच की टर्म आपको 0 मिल जाए। तो चलो एक काम करते हैं, रैंडमली सोचना चालू करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। -7, या फिर एक काम करते हैं -8, ठीक है, फिर -5, फिर 0 आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा 0। -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 9 टर्म्स हो गई ना, 9 टर्म्स का सम 0 है, लेकिन चाहिए सम ऑफ 2 टर्म्स और सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर इन दोनों को गायब कर दो। अब देखो क्या आपको रिजल्ट सही मिल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आ रहा है? -14। अब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स देखो, वो भी -14 आएगा, क्योंकि ये सब के सब आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे। यही चीज मैंने आपको बताई थी पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ना आप लोग प्रूफ प्रॉब्लम्स जब करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने पड़ेंगे। सीबीएसई बहुत चालाक हो गया है, ऐसे स्पेसिफिक केसेस देके पूछ रहा है कि हो सकता है क्या ऐसा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलो भाई आ जाओ और चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, ये वाली प्रॉब्लम देखो। If Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D and the first term is A, Sn minus twice of Sn minus 1 plus S minus 2 किसके बराबर होगा? ये आपको निकालना है। तो आपको एक ना फॉर्मूला याद होगा, Sn minus Sn minus 1 किसके बराबर होता है? nth टर्म के बराबर होता है। Sn और An को रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर Sn दिख रहा है और यहाँ पे 2 Sn minus 1 है, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? What is this? An। सर मेरे को ना ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। तो आपको मैंने बताया था ये पैटर्न आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा और उससे एक कम यहाँ होगा। यानी कि Sn-1 में से अगर मैं Sn-2 को माइनस करूंगा तो मेरे को n-1 टर्म मिलेगी। ये सब वन शॉट में कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये an है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये Sn-1 माइनस Sn-2 ही तो मिलेगा। तो ये an माइनस, ये क्या है भाई?
n माइनस बना टर्म, तो nth टर्म में से उसकी पहली टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, मतलब इस सवाल का आंसर कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, जब पहले पूछा गया था ना बोर्ड एग्जाम में तो ये सवाल हिला नहीं था लोगों से, ठीक है। ये वाला सवाल भी सेम पैटर्न पे है जैसे मैंने अभी इससे लास्ट क्वेश्चन करवाया था। आप लोग खुद इसको प्रूव करोगे और ये रिजल्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। रिजल्ट रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जिस पे एमसीक्यू डायरेक्टली बन रहा है, ये भी आपका होमवर्क। चलो और सवाल करते हैं थोड़े से। Divide 56 in 4 parts in AP such that the ratio of the product of their extremes first and fourth to the product of the mean second and third is 5:6। तो 4 नंबर वाला सवाल मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि यूजुअली करते नहीं है। तो अगर 4 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली लेने हैं जो कि AP के अंदर है तो हम लोग कैसे लेते हैं दोस्तों? तो हम लोग इस तरीके लेते हैं A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। क्या बोला गया है? 56 को 4 टुकड़ों में बांटना है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब का सम 56 होना चाहिए। लेने का पर्पस ये होता है कि ये सारे के सारे डीज ना कैंसिल हो जाए। तो 4A आपका 56 के बराबर है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 14। अब आप अपने नंबर्स को ना थोड़ा सा रीफ्रेम करके लिख लो। 14 minus 3D, 14 minus D, 14 plus D, 14 plus 3D। अब कुछ नहीं करना भाई, जो बोला गया उसको अपन लोग लिख देंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट यानी कि 14 minus 3D मल्टीप्लाइड बाय 14 plus 3D, A minus B, A plus B लगा लेना यहाँ पे। और सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट 14 minus D मल्टीप्लाइड बाय 14 plus D, दिस इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, सॉल्व कर लेना, D की वैल्यू निकाल लेना और फिर आपको EP मिल जाएगी, नंबर्स मिल जाएंगे। चुम्बेश्वरी सवाल भाई, ठीक है। AP का सवाल है लेकिन AP का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आराम से देखिए। रमित इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। एक जगह से ना साउंड आ रही है, ठीक है, और जो रमित है वो इस सोर्स ऑफ साउंड की तरफ कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है या चल रहा है। At his initial position he hears a pitch of 5 hertz। मान लो ये आपका रमित है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो जब वो यहाँ खड़ा है उसको 5 हर्ट्ज का आवाज सुनाई देता है। हर्ट्ज इज द यूनिट, ठीक है, और नथिंग। हर्ट्ज से आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। If the pitch from the source increases by 4 hertz, जैसे जैसे पास जाएगा तो आवाज बढ़ेगी ना, यही होता है ना। तो ये जब सोर्स के पास जा रहा है, नेक्स्ट 5 मीटर चलेगा, यहां से 5 मीटर ये आगे जाएगा ना दोस्तों, तो अब उसको कितना 4 से बढ़ रहा है ना, सॉरी, तो यहाँ पर 9 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देगी। फिर 5 और आगे बढ़ेगा तो फिर 13 हर्ट्ज की सुनाई देगी। एपी दिख रहा है आपको। अब उसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस he would have traveled towards the source when the pitch is exactly 149 hertz। कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा जब उसको 149 हर्ट्ज सुनाई दे आवाज, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, 5 थी उसकी इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे उसको 149 सुनना है, तो कितने का इंक्रीज हो गया? एपी के फॉर्मूलाज लगाए बिना सॉल्व करूंगा, 144 हर्ट्ज का इंक्रीज हो गया। 5 मीटर लगते हैं उसको 4 बढ़ाने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं काउंट कर लेता हूं, देखो, और 4 करके बढ़ रहा है ना, तो कितने इंटरवल होंगे? तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 144 टोटल बढ़ा और 4 करके बढ़ा, तो कितनी बारी ये जो जैसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, तो कितने गैप्स होंगे, ये कितने जंप्स होंगे? जंप मेथड अगर सीखा है वो कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 4 करके अगर आप करोगे तो 4 3 12 और फिर 2 4 36। अब एक बात बताओ, एक इंटरवल जहां पर उसकी 4 हर्ट्ज बढ़ी है वो 5 मीटर चला है, तो 36 इंटरवल में कितना चला होगा वो? 36 टाइम्स 5, आंसर इज 180 मीटर्स। दैट इज इट। मीटर ही है ना, हाँ, खत्म सवाल। ठीक है भाई, मजा आ गया? चल आजा सवाल को देखो। The average of an arithmetic progression with 151 terms is 0, ठीक है।
तो आप लोगों को बोला गया है कि आपने सम ऑफ 151 टर्म्स किया होगा और उसको 151 से डिवाइड किया गया होगा, तो आपको जीरो मिला है दोस्तों। वन ऑफ इट्स टर्म्स इज जीरो, तो और इसकी एक टर्म जीरो भी है, ये भी आपको बोली गई है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज जीरो, तो कौन सी टर्म जीरो होगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट कि इस टाइप की प्रोग्रेशन जहां पर आपको दिख रहा है कि 151 टर्म्स का सम जीरो है, और जब आप इसको एवरेज आउट करोगे तो आप मिडिल टर्म पे ही पहुंचोगे। तो ये एवरेज अगर आपको जीरो मिल रहा है तो मिडिल टर्म ही जीरो होने वाली है। 151 की मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, 151 में एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 76 आएगी यहाँ पे मिडिल टर्म, क्योंकि 75 पहले 75 बाद, 150 ये हो गए, बीच में कौन बचा, 76। एक और तरीका है इसको समझने का, मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ। कोई सी भी एपी है, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर मान लो आप n टर्म्स तक जा रहे हैं। अब यहां पर अगर आप इनका सम करके n से डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज मिल जाता है यहां पर। अब देखो ये जो एवरेज है ना, हो सकता है कि आपकी एपी में वन ऑफ द टर्म्स हो सकता है कि ना हो। कब होगी कब नहीं होगी ध्यान से समझना। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे मान लो 1 2 3 4, अगर अब आप इनका सम करके एवरेज लोगे ना, 3 और 3 6 6 4 10, 10/4, 10/4 मिलेगा आपको 2.5। तो यहाँ पर ये बीच में आएगा, जो कि 2.5 इज नॉट वन ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो जब इवन टर्म्स होती हैं और जब आप सब टर्म्स का एवरेज करके, सब टर्म्स का सम करके एवरेज निकालते हो ना, तो आप यहाँ पे ना मिडिल टर्म्स जो होती है ना उसके बीच में लैंड कर जाते हैं, जो कि वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी नहीं है। लेकिन जब आपकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, जब आप उनका एवरेज निकालोगे ना, तो आप बीच वाली टर्म पे ही पहुंचोगे, ठीक है। अब यहाँ पर यार इसको, ये तो हो गया एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से सोचना। फॉर्मूला मेथड से भी सोच लेते हैं कि विच ऑफ द टर्म्स विल बी जीरो। तो अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, तो 151 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 151 माइनस 1 दैट इज 150 टाइम्स d इक्वल 0, ठीक है। तो ये तो भाई हटा दो इसको और 2 को अंदर ले जाओ, तो यहाँ या फिर ये तो खत्म हो गया और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो a प्लस 75d इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, नथिंग बट a 76। यही तो हम इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। देखो कितना खूबसूरत सवाल है। Shown below are some squares whose sides form an arithmetic progression. Which of these are also an AP? क्या इनका एरिया AP में होगा, क्या इनका पेरीमीटर AP में होगा, क्या लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इनकी AP में होगी। तो देखो अगर साइड ऑफ द स्क्वायर आर इन AP, सबसे पहले एरिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एरिया के बारे में सोच लो और ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबके फॉर्मूले आपको पता है। 36, 81, 144, 225, क्या आपको ये एपी में दिख रहे हैं। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 40, 41, 45 का इंक्रीमेंट है। यहाँ पर क्या 45 का इंक्रीमेंट है, नहीं। तो आपको पता है अगर 1 2 3 4 ये एपी में होते हैं, तो क्या इनके स्क्वायर्स भी एपी में होते हैं क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, नहीं ना। तो दिस इज नॉट ट्रू। पेरीमीटर्स ऑफ दीज स्क्वायर्स, मतलब अगर आप यहाँ पे हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आपको जो रिजल्टेंट चीज मिलेगी वो भी एपी होगी। यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टी भी बताइए कि अगर हर टर्म को एक स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो एपी की, तो रिजल्टेंट चीज भी एपी मिलती है और कॉमन डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो कॉमन डिफरेंस 12 हो जाएगा। तो ये चीज ठीक होती है, ये चीज ट्रू। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स, तो भाई डायगोनल की लेंथ कैसे निकाली जाती है, ये 6 है दोस्तों, ये भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6√2, ठीक है। अगर साइड लेंथ a होती है तो डायगोनल a√2 होती है। दिस इज 9√2, दिस इज 12√2 एंड दिस इज 15√2। अब जल्दी से बता दो कि ये AP में है या नहीं है। 9√2 माइनस 6√2, 12√2 माइनस 9√2, सब चीज आपको सेम ही तो मिलने वाली है यार, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके √2 से एक नया नंबर बना रहे हो, लेकिन हर जगह सेम ही तो कर रहे हो।
तो आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर टर्म को, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगी वो भी एपी होगी। बस आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले अगर 3 था तो अब 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 हो जाएगा, ये लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा। A1, A2, A3 आर टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज, ऐसे जा रही है आगे। तो लिखा हुआ है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स बताना है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप खुद देखो यहाँ पर A1 है फिर A5 है, तो ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स पकड़ी हुई है। पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर फर्स्ट प्लस 24th, ठीक है, आपको सम अप टू 24th ही चाहिए। 5th प्लस 20th, 10th प्लस 15th, इनका सम क्या है, देखो सबस्क्रिप्ट्स का 25 है, इनका सम क्या है 25 है। तो ये आगे से और पीछे से इक्विडिस्टेंट टर्म्स है और इनका सम सेम आएगा। एपी में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये और ये तीनों की तीनों चीजें बराबर हैं। तो क्या मैं इस सभी को, इस प्रोपर्स, इस 6 के सम को ऐसे लिख सकता हूं, थ्राइस ऑफ A1 प्लस A24 225 हो जाएगा। तो A1 प्लस A24 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 के बराबर। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स कैसे लिखा जा सकता है, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, और अंदर क्या आएगा A प्लस AN होता है, तो 25 आंसर आ गया आपका। और क्या चाहिए भाई, ठीक है। अगेन पैटर्न को ऑब्जर्व करके फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हैं। द सम ऑफ द n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, आपको मैंने बताया वन शॉट में, और ये आप बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो सम के फॉर्मूला से। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला गया है n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स तो लिए हैं, लेकिन 5 से स्टार्ट होते हुए लिए हैं और उनका सम है 60, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कहानी है, 5 प्लस 7, फिर कुछ रहा होगा और कितने नेचुरल नंबर्स ऐड करे हैं वही मेरे को निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है और फिर n स्क्वायर माइनस n निकालना है, इनका सम 60 आएगा। आप एक सिंपल सी बात बताओ, ये तो आपने लिया है, छोड़ा क्या है, 1 और 3 को छोड़ा है। 1 और 3 भी ऐड कर दोगे तो 60 में 4 ऐड कर दो 64, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली ये छोड़ दिए। तो यानी कि n का काउंट क्या है, 6, 8 माइनस 2 6, तो n का काउंट 6 है, तो 36 माइनस 6 आंसर होगी 30। बहुत प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं यार। अब ये मेरा फेवरेट सवाल है भाई, ये सवाल आप लोग कन्वेंशनल तरीके से करने जाओगे ना, एकदम सर पकड़ लोगे, हो जाएगा लेकिन सर पकड़ लोगे, बहुत टाइम लगेगा। यहीं पर ही आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी विजुअलाइजेशन चेक होगी। एंड आई एम ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि आप चीजों को कितनी जल्दी कैच कर रहे हो, ठीक है। आसान नहीं है जो इस सवाल में हम सीखेंगे, लेकिन यही अपने को डेवलप करना है। A1, A2, A3, B1, B2, B3 अप टू Bn, ये 2 APs हैं जिनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट किया गया है। A1 को B1 से मल्टीप्लाई किया गया है और बता दिया गया है कि वो 120 के बराबर है। A2 का B2 के साथ प्रोडक्ट किया गया है, बताया गया है कि ये 143 के बराबर है। A3 का B3 के साथ प्रोडक्ट किया गया है, बता दिया गया है कि 154 के बराबर है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दिख नहीं रहा है कि ये A8 B8 पूछा हुआ है या फिर A5 B5 पूछा हुआ है, तो मान के चलते हैं कि A8 B8 पूछा गया है। कुछ भी पूछ ले, हम कैसे निकालेंगे, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो यार देखो, एक तो तरीका है कि मैं एकदम ना इक्वेशन बना के चलूं कन्वेंशनल तरीके से। एक तरीका है कि यार मैं क्या ऐसी एपी सोच पा रहा हूँ कि 2 एपीज हैं, इन एपीज का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट दिया गया है। तो 120 जो है वो किसी 2 नंबर्स का ही तो प्रोडक्ट है ना, A1 और B1। तो 120 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। कैसे कैसे कर सकते हो सर, 120 ना 12 इंटू 10 भी हो सकता है। 120 ना सर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 दे दूं यहां पर मैं, तो ये सर 20 गुना 6 भी हो सकता है, ठीक है सर। 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो 15 टाइम्स 8, ठीक है। 24 गुना 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में लिख सकता हूं, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह 120 को लिख सकता हूं, काफी चीज लिख सकता हूं। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा।
143 के बारे में सोचो। 143 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आपको 13 टाइम्स 11 मिलेगा। दोनों प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, तो यहां पर चीजें थोड़ी सी और लिमिटेड हो गई। अच्छा है मेरे लिए, ज्यादा नहीं केसेस सोचने पड़ रहे। और 154 के बारे में सोचो, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये ना सबसे गुड लुकिंग नंबर्स हैं। 150, 143, 154 आपको पूरी मैथ्स में अभी या फिर आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो 143 दिखे तो 13 गुना 11 फटाफट से दिमाग में चमकना चाहिए। 154 दिखे तो 14 गुना 11 फटाफट से चमकना चाहिए। अब यहाँ पर केसेस लिखे हुए हैं, और भी केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इन 3 केसेस को ऐसे जमाने की कोशिश करूं कि मेरे को 2 एपीज के प्रोडक्ट की तरह दिखने लगे। मतलब एक एपी A1 A2 वाली और दूसरी एपी B1 B2 वाली विजुअलाइज हो। तो चलो इसके साथ चालू करता हूं। 12 से 13, 13 से 14 एपी मिल रहा है। 10 से 11, लेकिन सर 11 यार शिट फंस गया, काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो A1 A2 A3 तो शायद मिल गया, लेकिन B1 B2 B3 ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो मेरा दिमाग चलेगा, मैं सोचता हूं सर 10 गुना 12 करूं, यहां पे तो उल्टा करूं तो सर 10 का 13 और फिर 13 का 16 होना चाहिए था। सर नहीं बन रही है बात। सर एक काम करो, इसको भी उल्टा कर दो, तो 10 का 11 और फिर 11 का 12 होना चाहिए था, वहां पर नहीं है भाई 12। तो काम नहीं चल रहा है यहां पे, तो और थोड़ा सा सोचूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इन दोनों को स्विच करता हूं। जैसे मैंने मान लो 10 के इसको 12 गुना 10 की तरह ही लिया, यहां पर 13 गुना 11 किया और यहां पर 11 गुना 14 कर दिया। तो क्या बात बनेगी, क्या 12 से आऊंगा मैं किस पे, 13 पे, 13 से मेरे को 14 पे जाना है, या फिर 10 से मैं गया 13 पे और 13 से मेरे को चाहिए था 16, तो बात नहीं बन रही है। जितना भी आप टू एंड फ्रो कर लो, उल्टे कर लो नंबर्स को, बात नहीं बन रही है यहाँ पे, क्योंकि 11 और 11 ना गेम फंसा दे रहे हैं। चाहे मैं इसको उल्टा करके 11 गुना 14 कर दूं, अब क्या मेरा कोई गेम चलेगा क्या? 13 है 11 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए था, नहीं चल रहा है सर गेम। 11 है 14 है तो सर यहाँ पे 3 और कम जाना चाहिए था, तो 8 होना चाहिए था सर। फिर मैंने देखा कि सर मेरे को 8 दिख रहा है एक जगह, तो मैं बोलूंगा कि 15 से 13, 13 से 11, 8 से 11, 11 से 14 मिल गया। तो आप अपनी पहली वाली एपी को ऐसे लिख सकते हो और अपनी दूसरी वाली एपी को ऐसे लिख सकते हो। 8, 11 आसान नहीं है जो मैंने आप लोगों को बोला है सोचवाना, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अब यहाँ पे 8th टर्म निकाल के प्रोडक्ट लेना हो या 5th टर्म निकाल के प्रोडक्ट लेना हो, ले लोगे आसानी से आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल था भाई। यहाँ पर आपके एपी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, लेकिन इससे भी और ज्यादा सवाल हैं मेरे पास जो मैं अब करवा नहीं सकता हूँ वीडियो लेक्चर में, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। धीरे धीरे वो सवाल भी रिवील करूंगा। आप लोग जब तक मेरी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिसमें चैप्टर वाइज ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया 1 नंबर सवाल मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से प्रैक्टिस करो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं तुमको सचेत कर रहा हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बनाते हुए चलो, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के। उसके लिए आप ऑसवाल वाली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।